I'm really thankful to CCRT for inviting me here and making this session such a wonderful session. यहाँ से ये इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। जैसा कि आप स्लाइड का टाइटल देख रहे हैं, द कोलोसल प्रॉब्लम ऑफ इंडियन म्यूजिक। आज से 2000, 1000, 1500, 2500, 3000 साल पहले क्या किस तरह का म्यूजिक होता था, वो जानने की किसी वजह से मुझे ज़रूरत पड़ी। और जब इस विषय पर मैंने खोजबीन की तो वो प्रॉब्लम अपने आप सामने आती गई कि हमारी जितनी जानकारी है, खासतौर पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, ये पिछले 1000 साल के आसपास तक की ही है। उससे पहले किस तरह के वाद्य यंत्र होते थे, उतनी जानकारी कुछ खास अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। जब मैंने इस पे खोजबीन जारी रखी तो समझ में आया कि बात ये नहीं है कि मुझे जानकारी नहीं मिल रही है, जानकारी अवेलेबल ही नहीं है कि उस जमाने में किस तरह के संगीत के वाद्य यंत्र खास तौर पर हुआ करते थे। वो बात आगे बढ़ती गई, रिसर्च आगे बढ़ा। मैंने कॉलेजेस के प्रोफेसर्स को, यूनिवर्सिटीज़ में सब जगह कांटेक्ट करना शुरू किया और उस प्रॉब्लम की एक्सटेंट कितना है, कितनी हाउ डीप दैट प्रॉब्लम गोज, वो मैंने ढूंढने की कोशिश की। और तब समझ में आया कि इस विषय पर ज़्यादा काम हुआ नहीं है, जिसके बहुत सारे कारण भी सामने आए, बहुत सारे कारण नहीं भी सामने आए, लेकिन जिसके इस विषय पर काम नहीं हुआ, ये कन्फर्मली समझ में आया कुछ महीने काम करने के बाद इस समस्या पर। और वहाँ से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, जिसका कि नाम सॉन्ग्स ऑफ मिस्ट्री है। सॉन्ग्स ऑफ मिस्ट्री आप नाम से समझ गए होंगे, रहस्य के गीत या रहस्य का संगीत इसे बोल सकते हैं। तो जब समझ में आ गया कि इस पे जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश थी कि कोशिश की गई कि क्या ये करना संभव है, क्या इज इट रियली पॉसिबल टू डू दैट वी कैन फाइंड आउट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स विच वर फॉर एग्जाम्पल 3000 ईयर ओल्ड और 4000 ईयर ओल्ड। क्या वास्तव में ये पता लगाना पॉसिबल है? क्योंकि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पेरिशेबल मटेरियल के बने हुए होते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लकड़ी है, चमड़ा है, या स्ट्रिंग्स है, तार है। तो ये सारे मटेरियल सरवाइव नहीं करते, ये लंबे टाइम तक ये बचते नहीं हैं, पानी से खराब हो जाते हैं, कीड़ा लगने से खराब हो जाते हैं, तो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है उनका। तो सबसे पहली समस्या वही थी कि क्या ये किया जा सकता है, इज इट डूएबल, और अगर ये किया जा सकता है तो उसका मेथड क्या होगा। वहां से काम शुरू हुआ, मेथड बनाया गया, और आज तकरीबन 6.5-7 साल के काम के बाद we have lot of information which I will share with you immediately. जब इस प्रॉब्लम को समझा तो ये पता चला हम लोगों को कि बीच में से कहीं किसी कालखंड को उठाकर उसका संगीत समझना संभव नहीं है। कि आज से समझिए कि 2300 साल पहले का म्यूजिक क्या था, ये पता लगाना पॉसिबल नहीं है। कल्चर एक नदी की तरह होता है, रिवर, इट इज लाइक अ रिवर, इट फ्लोज फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर, इट्स अ कांस्टेंट कंटिन्यूअस फ्लो। उसको ऐसा कालखंड में, टाइम पीरियड्स में बांटना संभव नहीं है। वो पॉलिटिकल हिस्ट्री को कालखंड में बांटा जा सकता है कि ये राजा का टाइम इस ईस्वी से इस ईस्वी तक हुआ, या ये इस डायनेस्टी का शासन इस टाइम से इस टाइम तक हुआ। लेकिन कल्चर इस तरह से काम नहीं करता, कल्चर कंटिन्यूअस फ्लो होता है। उसको समझने के लिए शुरू से शुरू करना जरूरी था, तभी आगे की चीजों को समझा जा सकता था। तो फिर सिंधु घाटी सभ्यता पर जाके ये हमारी रिसर्च का प्रॉपर शुरुआत हुई कि सिंधु घाटी से शुरू करना पड़ेगा, तो आगे की चीजों को समझा जा सकेगा। उस फ्लो, क्योंकि फ्लो को समझेंगे तो डिटेल्स समझ में आएंगी। सिंधु घाटी के संगीत और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात शुरू करने से पहले सिंधु घाटी के बारे में थोड़ी बात मैं करता हूं कि किस तरह की ये सिविलाइजेशन, हालांकि आप सब लोग जानते होंगे इस बारे में, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल्स में और बाद में भी पढ़ा होगा, लेकिन कुछ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मैं जरूर यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। तकरीबन 3300 से 1300 BCE इसका काल माना जाता है, इसका टाइम पीरियड माना जाता है। हालांकि इसको लेके कई सारे रिसर्चर्स के अलग अलग मत हैं, वो हमेशा ही होता है, हम जानते हैं सभी। और हाल ही के दिनों में अगर आप लोगों ने अखबार में ध्यान दिया हो तो सिंधु घाटी का समय पीछे की तरफ और जाता जा रहा है। ये 3300 BCE जनरली माना गया समय है इसकी शुरुआत का, लेकिन आज के रिसर्च ये बता रहे हैं कि शायद ये इससे बहुत पहले शुरू हो चुका था, और डेवलपमेंट अर्ली हड़प्पन पीरियड जिसे बोलते हैं, वो बहुत पहले शुरू हो चुका था। 2600 ईसा पूर्व
ये मैच्योर स्टेज पे सिविलाइजेशन आ गई थी। मैच्योर स्टेज में क्या क्या हुआ वहां पे अभी हम बात करेंगे उसमें, और उसके बाद वो डिक्लाइन की तरफ गई 1900 BCE के आसपास। तो ये अब तक की जो सबसे पुरानी और इनफैक्ट लार्जेस्ट रिवर वैली सिविलाइजेशंस में से एक है, जो 3 मुख्य ओल्ड वर्ल्ड की सिविलाइजेशंस कही जाती हैं, जिनमें मेसोपोटामिया, इजिप्ट और इंडस वैली है। उन तीनों में से इंडस वैली सबसे बड़ी सिविलाइजेशन है। इस सिविलाइजेशन के अचीवमेंट बहुत कमाल के हैं। इन्होंने जो अचीव किया वो दूसरे कोई भी सिविलाइजेशन अचीव नहीं कर पाए। हालांकि इन्होंने इजिप्ट की तरह बड़े बड़े मॉन्यूमेंट नहीं बनाए, लेकिन इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट दूसरे काम किए जो आम जनता, आम लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए थे। उन्होंने वाटर स्टोरेज सिस्टम बनाए, वाटर सप्लाई सिस्टम बनाए, ड्रेनेज सीवेज सिस्टम बनाए। ये उस समय उन लोगों ने वो चीजें सोची जो प्रैक्टिकली यूजफुल थी, बजाय कि ऐसे मॉन्यूमेंट बना देने के जिनका असल प्रैक्टिकल जिंदगी से कोई मतलब नहीं था। जैसा कि इजिप्ट में आप सब लोगों ने जानते हैं, देखा ही होगा कि पिरामिड्स, राजा बनता उस दिन से वो पिरामिड बनाना शुरू करता था, जिसका आम जनता की जिंदगी से सिवाय उनको एक मजदूरी देने के अलावा कोई बड़ा सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में कोई खास योगदान नजर नहीं आता। जबकि यहाँ पे बात दूसरी है। ये एक्सटेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। हर थोड़े दिनों में नई साइट मिलती है हिंदुस्तान में कि ये सिंधु घाटी से संबंधित जगह है। अब तक तकरीबन 1000 के आसपास साइट्स खोजी जा चुकी हैं आर्कियोलॉजिस्ट्स के द्वारा, जो सिंधु सभ्यता के अलग अलग टाइम पीरियड्स को बिलोंग करती है। आप अगर इसकी साइज देखें सिविलाइजेशन की, तो ये इट इज सच अ बिग सिविलाइजेशन। एक तरफ महाराष्ट्र तक इसका एक्सटेंट है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पाकिस्तान का सिंध पूरा प्रांत, पाकिस्तानी पंजाब, हिंदुस्तानी पंजाब, बलोचिस्तान, अफगानिस्तान की सीमाओं तक, यहां तक कि ईरान की सीमाओं तक सिविलाइजेशन का एक्सटेंट था। नॉर्थ में जम्मू तक सिविलाइजेशन फैली हुई थी। ईस्ट में जाएं तो दिल्ली, यहां तक कि उत्तर प्रदेश और उसके आगे तक की जगहों पर सिंधु सभ्यता के निशान पाए गए हैं। तो ये बहुत ही बड़ा एरिया है किसी भी सिविलाइजेशन के लिए, स्पेशली ऐसे टाइम में जब कम्युनिकेशन और तमाम प्रकार के साधन बहुत नहीं के बराबर थे, जबकि ये सिविलाइजेशन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स पे काम करती थी। इसमें स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट, जैसे कि बाट, वजन करने के लिए जो बाट हैं, सीलिंग का सिस्टम उन्होंने डेवलप किया था व्यापार में सहूलियत के लिए, व्यापार के मैनेजमेंट को ठीक करने के लिए, कि अलग अलग व्यापारियों की अलग अलग सील हुआ करती थी, उनका अपना एक चिन्ह की तरह निशान हुआ करता था। तकरीबन 5 मिलियन 50 लाख के आसपास पॉपुलेशन पहुंच गई थी सिविलाइजेशन की अंदाज से, जब सिविलाइजेशन अपने सबसे मैच्योर फॉर्म में थी उस दौरान, ऐसा रिसर्चर्स का मानना है। इन्होंने कई प्रकार की टेक्निक्स को डेवलप किया, जैसे हैंडीक्राफ्ट में फॉर एग्जांपल कार्नेलियन प्रोडक्ट्स, बीड्स बनाया करते थे। बीड्स बनाने की टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ इंडस वैली ने डेवलप की थी उस जमाने में। सील कार्विंग, जो सील्स सिंधु टाइम के सिंधु सभ्यता के जमाने की सील्स पाई जाती है, आप सब लोगों ने देखी होगी। पशुपति की बहुत फेमस सील है, एकदम शुरू में थी हमारे। ये देखिए, ये ऊपर जो मेरे रिसर्च का जो लोगो हमने बनाया है, ये पशुपति सील है जो मोहनजोदड़ो से पाई गई थी। इसकी साइज इतनी है, इतनी कुछ सेंटीमीटर। इनका इस्तेमाल ऐसा अंदाजा है कि व्यापार में अथॉरिटी दिखाने में, जैसे आज हम लोग स्टाम्प यूज करते हैं, कुछ उसी टाइप का यूज भी इन सब चीजों का था। इसके अलावा मेटलर्जी में इन्होंने बहुत काम किया, जिसमें ये सब मैं वो चीजें बता रहा हूं जो मुख्यतः हमारे रिसर्च से रिलेटेड है, वो जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं अभी। तो मेटलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के रेफरेंस से भी। तो इन लोगों ने कॉपर, ब्रॉन्ज, लेड और टिन मेटल्स को उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्ट बनाना, उनकी स्मेल्टिंग, उनका एमलगमेशन, उन सब चीजों पे काम किया था। अर्बन प्लानिंग, ये सबसे कमाल का फीचर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, कि शहरी सिविलाइजेशन थी, शहर बसाए गए थे और वेल प्लान्ड सिटीज थी। आप सब लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा। वेल प्लान्ड सिटीज थी जिनमें सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को काटती थी, जैसा कि मॉडर्न सिटीज में होना चाहिए, वो होता था। इसके अलावा पक्की ईंटों के मकान होते थे। एलोबरेट ड्रेनेज सिस्टम था, वेल डिफाइंड, प्रॉपरली ग्रेविटी को ध्यान में रखकर बनाया गया
ड्रेनेज सिस्टम और सुएज सिस्टम था, वाटर सप्लाई के सिस्टम थे, बहुत ही कमाल के वाटर। इनफैक्ट सिंधु के लोगों को अगर किंग्स ऑफ वाटर बोले तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों ने पानी को कंट्रोल करना सीखा। पूरी सभ्यता नदी के किनारों पर थी और बाढ़ एक यूजुअल प्रॉब्लम हुआ करता था, तो उन लोगों ने उसको काउंटर करने के लिए कई प्रकार के मेथड्स डेवलप किए। शहरों के बाहर बड़े बड़े टैंक बनाए, टैंक से पानी पूरे शहर में सप्लाई होता और बचा हुआ पानी फिर से नदी में जाके मिलता था, वेस्टेज नहीं था पानी का। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आखिरी फीचर इस सिविलाइजेशन के बारे में शेयर करना चाहता हूं, वो है इंटरनेशनल ट्रेड। इसका मेरे रिसर्च पे भी बहुत गहरा असर है, मैं अभी उस पर आऊंगा कैसे हुआ ऐसा। इंटरनेशनल ट्रेड जो था इंडस वैली के लोगों का, वो बहुत ही डेवलप्ड था। दूर दूर के जगहों से ये लोग व्यापार के इनके रिलेशन थे, जैसे कि मेसोपोटामिया, खास तौर पर मेसोपोटामिया और दिलमुन करके एक जगह है जो मेसोपोटामिया और इंडस के बीच में पड़ती है। आजकल प्रेजेंट डे मेरे ख्याल से कुवैत के आसपास पाया जाता है। और ये आज अब तक जितना भी ये तो कंफर्मली सब लोग रिसर्चर पता लगा चुके हैं कि व्यापार बहुत मजबूत था इंडस सिविलाइजेशन का मेसोपोटामिया के साथ, लेकिन ज्यादातर एक्सपोर्ट हम लोग किया करते थे बजाय कि वहां से इंपोर्ट आने के। यहां से ज्यादा चीजें जाती थी और उसका वो किस लेवल तक पहुंच गया था, मैं आपको एक मसीमो विडाल नाम के एक बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, बहुत रेस्पेक्टेड हैं इस फील्ड में, उनका एक कोटेशन बताना चाहता हूं। द कनेक्शन बिटवीन दीज एंशिएंट ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस कुड वन डे हेल्प आंसर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और मेरे रिसर्च में ये खासतौर पर सही साबित हुआ है कि ये जो कनेक्शन है इन दोनों सिविलाइजेशंस का, इंडस वैली और मेसोपोटामिया, इस कनेक्शन को समझने से बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है। ऐसा उन्होंने ये बहुत टाइम पहले स्टेटमेंट दिया था और जो ये सच साबित हो रहा है कई मामलों में। अभी हम समझेंगे कैसे। मेसोपोटामिया में इंडस के लोगों का जो असर था वो बहुत गहरा उस सिविलाइजेशन पे पड़ा। वहां पे कॉलोनीज और विलेजेस बसे हुए थे जो सिंधु सभ्यता के लोगों के थे। ये कमाल की बात है कि आज से 4,500 साल पहले या 4,000 साल पहले हमारे यहाँ से लोग गए, उन्होंने इतनी दूर सिविलाइजेशन में जाके अपनी कॉलोनीज बसाई थी, नॉट बाय फोर्स, नॉट बाय एनी वायलेंस, लेकिन व्यापार के जरिए, शांति प्रिय तरीकों के जरिए। उनका मेसोपोटामियन जो एलिट थे, वहां के जो राजा, वहां के जो धनाढ्य लोग थे, उनके वहां तक उनका सीधा एक्सेस था। एक सील सिर्फ मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये शू इलिशूज सील कहलाती है, जो मेसोपोटामिया से पाई गई थी और ये बहुत ही कमाल का एक सीन डिपिक्ट करती है। आप अगर यहाँ देख रहे हैं, एक तरफ एक व्यक्ति जो सीटेड है स्टूल पे या किसी कुर्सी जैसी चीज के ऊपर, उसकी गोद में एक आदमी बैठा है और दो लोग साथ में खड़े हैं, जिसमें से एक आदमी के हाथ में एक जानवर, कोई जानवर उसके हाथ में है। जो सील डेवलपमेंट की टेक्निक है, ये इंडस वैली से ही सभी जगहों पर फैली है, ये अच्छी तरह से समझा जा चुका फैक्ट है। इस सील की कमाल बात यह है कि वो जो इंसान बीच में बैठा है उस स्टूल पर बैठे आदमी के, ये उस इंसान की सील है जिसका नाम था शू एलिशू। इसका काम था इंडस लैंग्वेज को मेसोपोटामियंस के लिए इंटरप्रेट करना। सो ही वॉज ए इंटरप्रेटर। ये बहुत आगे जा चुके रिलेशनशिप्स को दिखाने वाला फैक्ट है कि मेसोपोटामिया में वहां के जो एलिट्स थे, जो राजा लोग थे, उन लोगों ने इंटरप्रेटर जो दुभाषी होते हैं वो अपने साथ में रखे हुए थे इस इंडस लैंग्वेज को समझने के लिए। तो इतनी एडवांस और डेवलप्ड सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसके बारे में इतने सारे मैंने बातें आपको बताई। तो म्यूजिक की क्या पॉसिबिलिटी है उस टाइम में, ऐसी सिविलाइजेशन जो हर क्षेत्र में इतनी तरक्की अपने टाइम से आगे जाके जिन्होंने की, तो संगीत को लेके भी उन लोगों ने बहुत काम किया होगा। ये बात बहुत आसानी से समझी जा सकती है और कई प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी डेवलप किए होंगे अपने टाइम में। मैं आपसे जो हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो शेयर करता हूं, फिर एक ऑब्जेक्टिव के साथ में उसकी डिटेल्स बताऊंगा। तो 3 मुख्य बिंदु हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। पहला है डिस्कवरी, ऑब्वियसली, कि सबसे पहले तो पता लगाना पड़ेगा कि किस तरह के इंस्ट्रूमेंट एग्जिस्टेंस में थे, क्या साज थे, किस जो 4 श्रेणियों में हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बांटते हैं, तत्वाद्य, शुशिर वाद्य, अवनद्य वाद्य और घन वाद्य।
तो इन कैटेगरीज के अंदर से किस किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स उस समय हुआ करते थे। तो सबसे पहली जो चुनौती है, जो सबसे पहला चैलेंज है, वो यही है कि डिस्कवरी। जैसा मैंने पहले बताया कि इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। 5,000 साल, 4,000, ये बहुत लंबा टाइम है। इतने टाइम तक कोई इंस्ट्रूमेंट का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली ऐसे इलाकों में जहां हर साल बाढ़ आती है। तो उनका सर्वाइवल और उनका जिस मटेरियल से वो चीज़ें बनी हुई हैं वो बहुत ही फ्रजाइल मटेरियल है, लकड़ी है, चमड़ा है, जो पानी लगते ही हम 50 साल, एक हमारे घर में रखा हुआ इंस्ट्रूमेंट 50 साल सर्वाइव नहीं करता है, 100 साल सर्वाइव नहीं करता है, तो ये तो बहुत लंबा टाइम हो। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो इक्वली इंपॉर्टेंट है वो है रिक्रिएशन। मैं संगीतकार हूँ और मुझे इस बात में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि मैं सिर्फ इंडस वैली में पाए जाने वाले एक इंस्ट्रूमेंट का फोटो देखूं। मेरे लिए ये बिल्कुल पॉइंटलेस बात है कि सिर्फ फोटो देख लें और या पता चल जाए अच्छा ऐसा कुछ हुआ करता था। तो वो डिस्कवरी मुझे बहुत यूजफुल नजर नहीं आती, खासतौर पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के केस में। मैं चाहता हूं कि मैं सुनना चाहता हूं उसका साउंड कैसा था, किस तरह का म्यूजिक उस पर बजाया जा सकता था, किस तरह के क्या क्या उसकी म्यूजिकल पॉसिबिलिटीज उस इंस्ट्रूमेंट में थी। तो मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा उसमें है बजाय कि सिर्फ उसका चित्र देखने में। इसलिए रिक्रिएशन हम लोग कर रहे हैं। डिस्कवरी में अब तक जो हमने अचीव किया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सिंधु सभ्यता के कुल 14 इंस्ट्रूमेंट्स अब तक आइडेंटिफाई हुए हैं और सिंधु सभ्यता के बाद के सब्सिक्वेंट टाइम पीरियड्स के कुछ 26 इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफाई हुए हैं जो अलग अलग टाइम पीरियड को बिलोंग करते हैं। रिक्रिएशन वाला जो पार्ट है उसमें अब तक हमने सिंधु सभ्यता के 14 में से 10 इंस्ट्रूमेंट्स को फिर से प्रोटोटाइप फॉर्म में बनाया है। अभी काम ये चल रहा है, रिसर्च जारी है। तीसरा और इक्वली इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट मोर इंपॉर्टेंट देन रिक्रिएशन, इज रिवाइवल। सिर्फ बना के मैं अपने घर में सुन लूं वो भी मुझे जरा कुछ ठीक नहीं लगता है कि इंस्ट्रूमेंट बना के सिर्फ मैं ही सुन लूं, मेरे साथ के लोग सुन लें, उसका भी कुछ खास मतलब नहीं है जब तक वो इन्फॉर्मेशन जनता तक नहीं पहुंचे, जब तक सब लोगों को ये पता नहीं चले कि क्या हमारे एंसेस्टर्स ने किस तरह के अचीवमेंट हासिल किए थे। तो रिवाइवल बहुत ही जरूरी है, सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचना जरूरी है। इस विषय में हमने क्या किया है, मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहता हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे अभी तक जो 10 इंस्ट्रूमेंट हमने बनाए हैं उनको एज अ पार्ट ऑफ म्यूजिकल परफॉर्मेंस, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री की तरह नहीं, लेकिन एक प्रॉपर म्यूजिकल परफॉर्मेंस के भाग की तरह उसको रिप्रेजेंट किया गया है।
तो आपने कुछ साज इसमें देखे जो सिंधु सभ्यता से रिलेटेड थे, दूसरे साज भी थे, लेकिन मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को बहुत ही क्लियरली समझ में आया होगा कि सिंधु सभ्यता से रिलेटेड कौन से साज थे, और मॉडर्न साफ साफ पता चलता है, इतना बताने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन बाद में और ऐसे वीडियोस सामने आएंगे जो हम लोग जिस पे काम कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ सिंधु सभ्यता वाले ही साजों को इस्तेमाल करके म्यूजिक बनाया जाएगा, मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स नहीं यूज किए जाएंगे। कुछ दूसरे दूसरे ट्रैक ऐसे भी होंगे जिसमें मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स भी होंगे, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है कि आज की जनरेशन के म्यूजिशियंस को इसमें इंटरेस्ट उनका पैदा किया जाए। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके बिना रिवाइवल का जो आइडिया है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो न केवल ये उस जमाने में इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता था वो पता करें, हम लोग इस पे भी लगातार काम कर रहे हैं कि ये पता चले कि आज के टाइम का जो म्यूजिक है, आज के टाइम से जिस तरह से संगीत बनाया जाता है, उसमें क्या इन इंस्ट्रूमेंट्स की यूजफुलनेस खोजी जा सकती है क्या, और अगर ये करने में हम कामयाब होते हैं तो रिवाइवल की तरफ ये साज जाते हैं, वरना म्यूजियम की चीज़ें बन जाएंगे फिर से। हमारे रिसर्च के आउटकम्स और इम्प्लीकेशंस क्या हैं, जरा इस पर थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। जब रिसर्च कंप्लीट होगा, तकरीबन 5 साल का काम अभी बाकी है, कुल 11-12 साल का ये टोटल रिसर्च है, 5 साल अभी बाकी हैं। इन 5 सालों में हम जो 40 सारे इंस्ट्रूमेंट कुल ढूंढे गए हैं उन सबको फिर से बनाया जाएगा। तो 40 इंस्ट्रूमेंट का रिक्रिएशन हम 5 साल में कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा रिवाइवल ऑफ एंशिएंट म्यूजिक, दूसरा पॉइंट जैसा मैंने लिखा है यहाँ, कि उन इंस्ट्रूमेंट्स पर उस जमाने में क्या तरह का म्यूजिक पॉसिबल था बजना। हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक तरीका होता है, अपना एक बाज होता है, क्या उस पर बजाया जा सकता है, किस एक्सटेंट तक बजाया जा सकता है, वो इंस्ट्रूमेंट की फिजिक्स और किस तरह से एक ह्यूमन म्यूजिशियन उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, उस पर डिपेंडेंट होता है। तो हम उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के पॉसिबल म्यूजिक ढूंढ रहे हैं, साथ में आज के ज़माने में इनका यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है वो भी ढूंढ रहे हैं। अगर रिवाइवल इसमें से 1 या 2 इंस्ट्रूमेंट भी ऐसे निकलते हैं इन 40 में से जो आज की जनरेशन के म्यूजिशियंस बजाना पसंद करें या बजाना शुरू करते हैं, तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि इंडियन म्यूजिक में नई स्ट्रीम्स कुछ निकलें, कुछ नए तरह के विचार वाले म्यूजिशियंस जो इन इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना शुरू करेंगे, उनकी तरफ आकर्षित होंगे। तो इस बात आने वाले टाइम में, आज नहीं, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, कि भारतीय संगीत में नई शाखाएं बननी शुरू हो सकती हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स का आधार पर। जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट मेकर्स हैं, वो लोग हमारे प्रोजेक्ट का रेगुलर पार्ट हैं। उनसे हम पूरे टाइम गाइडेंस लेते जा रहे हैं कि वो लोग, क्योंकि उनके पास सैकड़ों सालों से संचित की हुई इंफॉर्मेशन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी उन पे पास ऑन हुई है। तो उनके लिए नए एवेन्यूज पैदा हो सकते हैं, नई तरह की नई पॉसिबिलिटीज उनके लिए खुल सकती हैं। जो आज इंस्ट्रूमेंट मेकर्स की कम्युनिटी बहुत ही डेंजरस कंडीशन में है, उनका सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से और ज़्यादा डिफिकल्टी में आ गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन जो इसमें इस प्रोजेक्ट की वजह से नज़र आ रहा है वो है एंशिएंट टेक्नोलॉजीज की समझ। बिना तकनीकी को जाने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना पॉसिबल नहीं है। वो टेक्निक लकड़ी के औजारों से रिलेटेड हो सकती है, वो टेक्निक मेटल से रिलेटेड हो सकती है, और कई प्रकार और जो चीज़ें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में काम आती है वो सब कुछ उसकी ज़रूरत है कि वो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी उसके साथ जुड़ी हुई हो। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को समझेंगे तो वो टेक्नोलॉजीज उसके पीछे की है वो समझ में आएंगी। एक जो सबसे बड़ा फायदा मुझे इसमें नजर आ रहा है वो है हिंदुस्तान की जो आज तक की संस्कृति है, इसका कल्चरल कंटिन्यूएशन ये प्रोजेक्ट बताता है। जो इंस्ट्रूमेंट निकल के आए हैं सिंधु सभ्यता के, आपने देखे शुरू का पूरा पार्ट जब तक मॉडर्न ऑर्केस्ट्रा अंदर नहीं आया था, उसमें से बहुत सारे साज आपको ऐसे दिखे होंगे जो आज तक कहीं ना कहीं बजाए जाते हैं, 1-2 को छोड़कर। 1-2 साज जरूर ऐसे थे जो वो बैल की आकृति का था, मैं उस पर आऊंगा अभी। लेकिन डफ और ढोल और इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट आपने देखे उसमें, ये अब तक पूरे इंडिया में सभी जगहों पे अलग अलग फॉर्म में थोड़े वेरिएशन के साथ में बजाए जाते हैं। महाराष्ट्र में मिल जाएंगे, पंजाब में मिल जाएंगे, राजस्थान में, सब जगह पाए जाएंगे वो इंस्ट्रूमेंट। तो ये
भारतीय संस्कृति की कंटिन्यूटी को ये दर्शाता है कि कल्चरली चाहे पॉलिटिकली जो कुछ होता रहा हिंदुस्तान में, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर सिविलाइजेशन कंटिन्यू होती गई। म्यूजिकल कंटिन्यूटी के लिए बहुत स्ट्रांग कल्चरल कंटिन्यूटी की जरूरत होती है। सिंधु सभ्यता जब डिक्लाइन हुई, जब वो सभ्यता खत्म हो गई, तब वो लोग माइग्रेट करके, ट्रैवल करके हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में गए, लेकिन अपना म्यूजिक साथ में लेके गए, अपने इंस्ट्रूमेंट्स भी साथ में लेके गए। और वो उनको स्टडी करने से हमें ये पता चल सकता है कि भाई ये कल्चर कहाँ कहाँ तक फैल गया पूरे हिंदुस्तान में। तो इंस्ट्रूमेंट्स की हम लोग म्यूजिक की बात ज़्यादा रखते हैं इसमें। इंस्ट्रूमेंट्स जो अब तक मिले हैं सिंधु सभ्यता के, उसमें विंड कैटेगरी में, यानी कि जो सुशिर वाद्यों की कैटेगरी है, उसमें फ्लूट के बारे में डिटेल्स पता चली है। स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट में नंदी वीणा, जो इंस्ट्रूमेंट आपने शुरू में देखा, बैल की आकृति का जो साज था। इसके अलावा कुछ और ड्रम्स में बहुत तरह की वैरायटीज पाई गई हैं। डफ की तरह का इंस्ट्रूमेंट, बड़े ढोल जैसा इंस्ट्रूमेंट, छोटा नगाड़ा या ताशे की तरह का इंस्ट्रूमेंट, परकशन, घन वाद्य जिन्हें हम कहते हैं, उसमें एक आपने मटकों, वो मेटल के पॉट्स का बना हुआ साज देखा होगा इसमें, जिसे मैंने कुंभ तरंगिनी नाम दिया है। मैंने इसलिए दिया है क्योंकि उस समय की लैंग्वेज अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है, तो लेकिन कुछ ना कुछ नाम तो होना चाहिए, तो इसलिए जो हमारी हिंदुस्तानी पद्धति है इंस्ट्रूमेंट्स के नाम रखने की, उसी को ध्यान में रखते हुए इन नंदी वीणा और कुंभ तरंगिनी नाम दिए गए हैं। इसके अलावा मंजीरे की तरह का इंस्ट्रूमेंट है। कमाल की बात है, देखिए मंजीरा आज तक पूरे हिंदुस्तान में हर जगह बजाया जाता है और वो उस जमाने से चला आ रहा है। लकड़ी की स्टिक्स को आपस में टकरा कर साउंड प्रोड्यूस करना, वो समझ में आया है कि उस समय से चला आ रहा है और आज भी सब जगह पाया जाता है। सभी जगह हम लोग देखते हैं, गरबा डांडिया बहुत बहुत फेमस है। टेम्पल गोंग, ये मंदिर वाला घंटी, मंदिर वाली जो घंटी है, जो आपने वीडियो के एंड में जो मैं बजा रहा था आपने देखा होगा, ये भी इतने ज़माने से चली आ रही चीज़ है। बहुत ही कमाल की बात है। ये एक मेटल की रॉड पर लगे हुए जिंगल्स, घुंघरू की तरह, जिन्हें ज़मीन पे मार के बजाया जाता है। मैं अभी डिटेल में बात करूंगा। अबव ऑल ह्यूमन वॉइस, वो तो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, गॉड गिवन, सबसे कमाल का इंस्ट्रूमेंट। आज तक कोई मशीन, कोई साज हम लोग ऐसा नहीं बना पाए हैं जो ह्यूमन वॉइस की रेंज, उसकी वर्सेटैलिटी और इमोशन, जितना इमोशन उससे फ्लो हो सकता है, उसको रिप्लिकेट कर सके। मोस्ट एडवांस सिंथेसाइजर्स भी ये काम नहीं कर सकते जो ह्यूमन वॉइस कर सकती है। एक एक इंस्ट्रूमेंट की थोड़ी थोड़ी डिटेल पे बात करते हैं हम लोग। फ्लूट, बांसुरी जो है, ये आप सब लोग शायद मेरे ख्याल से जानते ही होंगे कि बांसुरी सबसे पुराना मेलोडिक साज है। सबसे पुराना ऐसा साज जिस पर कोई सरगम बजाई जा सकती हो, किसी तरह की धुन बजाई जा सकती हो, वैसा उस कैटेगरी में सबसे पुराना जो अब तक पाया गया है वो है फ्लूट। फ्लूट ऋग्वेद में मेंशन्ड है। फ्लूट जो अब तक सबसे पुरानी ऐसी बांसुरी जो बजाई जा सकती है, वो 7000 साल पुरानी पाई गई है, जो आज तक बजती है। मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, मैं आपको अगर सुनना चाहें तो मैं आपको सुनाता हूँ। रिकॉर्डिंग क्वालिटी जरा सा डाउन है, लेकिन आप सुन के आपको पहली बात जो मुझे लगी थी वो तो ये थी कि अच्छा ये 7000 साल पुरानी है क्या। ये ऐसा सुन, जब मैंने पहली बार ये बांसुरी की रिकॉर्डिंग सुनी थी तो मुझे ये लगा था अरे क्या इतना क्या फर्क है इसमें और आज जो हम लोग यूज करते हैं उसमें। सुरों में भी कुछ खास फर्क नजर नहीं आता है, मोर और लेस वैसे ही है जैसे आज हम जिन सुरों का इस्तेमाल, श्रुतियों का डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, उतनी नहीं है जितना मुझे लगा था शायद होगी। मोर और लेस वैसा ही है जैसा आज के टाइम पे पतली वाली बांसुरी बजाते हैं तो ऐसा ही साउंड आता है। ये जिसने बजाई है वो प्रोफेशनल फ्लूट प्लेयर नहीं है, वो रिसर्चर है, लेकिन साउंड जो है वो बहुत ही मॉडर्न फ्लूट की तरह से ही है, कोई खास डिफरेंस नजर नहीं आता है।
चलिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, नंदी वीणा। जैसा इसके शेप से पता चलता है नंदी वीणा नाम क्यों रखा गया, इस इंस्ट्रूमेंट को ढूंढने की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। असल में सिंधु संस्कृति के जो साइट्स हैं वहां पर नंदी वीणा का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं पाया गया। इसीलिए शुरू में आपसे मैंने इंडस वैली के ट्रेड नेटवर्क्स की बात की थी कि व्यापार बहुत दूर दूर के देशों तक सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया। नंदी वीणा के सबूत असल में सिंधु सभ्यता में नहीं बल्कि बहुत बहुत दूर मेसोपोटामियन सभ्यता की जगहों पर पाए गए, और वहाँ की सील्स में इनके इस इंस्ट्रूमेंट के डायरेक्ट डिपिक्शन हमको मिले, जिसमें इस इंस्ट्रूमेंट को दिखाया गया था, म्यूजिशियंस को बजाते हुए दिखा। एक जैसे इंडस वैली का म्यूजिशियन मेसोपोटामिया में जाके परफॉर्मेंस के लिए गया हो, जैसा आज भी होता है, हिंदुस्तानी आर्टिस्ट सब जगह जाके परफॉर्म करते हैं। तो एक सील ऐसी मिली हमको जिसमें सिंधु सभ्यता के म्यूजिशियन मेसोपोटामियन सभ्यता के राजा के यहाँ दरबार के वहाँ किसी ऐसी एलिट जगह पर परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें ये नंदी वीणा बजाई जा रही है और भी दूसरे साज हैं। तो वहाँ इस इंस्ट्रूमेंट के सबूत मिले बजाय यहाँ के। सिंधु सभ्यता से रिलेटेड बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मेसोपोटामिया में स्टडी होके पता चली हैं, केवल संगीत की ही बात नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारे विद्वानों ने इस बारे में कहा है कि सिंधु सभ्यता को समझने के लिए मेसोपोटामिया और दूसरे सिविलाइजेशन को स्टडी करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और वही हम लोगों ने इस रिसर्च में किया था कि न केवल भारत में पाए गए सबूत, भारत में किया गया एक्सकवेशन, आर्कियोलॉजिकल काम, मैं बहुत ही खुशनसीब रहा कि मुझे बहुत जानेमाने एक्सपर्ट्स का सहयोग मिला इसमें। आपके पुणे के ही डेक्कन कॉलेज के एक्सपर्ट्स की हेल्प मिली मुझे, जिसमें डॉक्टर वसंत शिंदे जो वाइस चांसलर हैं, डॉक्टर अरविंद जामखेड़कर जो चांसलर हैं अभी, इसके अलावा मुंबई यूनिवर्सिटी से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली, इन सब संस्थानों का मुझे सहयोग पूरे टाइम मिलता रहा है। और इस रिसर्च की जो एडवाइजरी बोर्ड है, मैं बीच में एक बार आपसे मैं परिचय उन लोगों का करवाना चाहूँगा। दो नाम मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस किए कि डॉक्टर वसंत शिंदे, डॉक्टर अरविंद जामखेड़कर, डॉक्टर RS बिष्ट जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जॉइंट डायरेक्टर जनरल हैं, वो प्रिंसिपल एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं इस प्रोजेक्ट के, पद्मश्री हैं वो। उन्होंने धौलावीरा का पूरा एक्सकवेशन उनके अंडर में हुआ था। धौलावीरा जो गुजरात में सिंधु सभ्यता की एक साइट है, धौलावीरा का पूरा काम बिष्ट साहब के सुपरविजन में 30 साल तक एक्सकवेशन हुआ और पूरा शहर बाहर निकाला गया था जमीन में से। इसके अलावा नेशनल म्यूजियम के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बुद्ध रश्मि मणि और TIFR जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है मुंबई में, वहाँ के डॉक्टर मयंक वाहिया, तो ये सभी लोगों का सहयोग पूरे टाइम, मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा। नंदी वीणा की हम लोग बात कर रहे थे। नंदी वीणा जैसा मैंने बताया कि मेसोपोटामिया में इसके सबूत मिले, लेकिन जब पहला सबूत मिला तो वो सबूत पाया इंडिया में नहीं गया था, वो दूसरी जगह पे मिला था। तो सबसे पहले तो हमको उसका प्रॉपर वेरीफाइड कनेक्शन बैठाना जरूरी था सिंधु सभ्यता के साथ में, कि कैसे हम ये बोल सकते हैं कि ये सिंधु सभ्यता से आई हुई चीज है जो मेसोपोटामिया में पाई गई है। तो उस पर हम लोगों ने काफी काम किया और वो उस कनेक्शन को सही एस्टेब्लिश किया गया। लेकिन मैं इस इंस्ट्रूमेंट को के म्यूजिकल चीजों पे आप लोगों से बात ज्यादा करना चाहता हूं बजाय कि आर्कियोलॉजी के। ये बेसिकली लायर फैमिली का इंस्ट्रूमेंट है। पुराने जमाने में लायर फैमिली और हार्प अलॉन्ग विद लायर हार्प्स, ये सबसे कॉमन स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट पाए गए हैं सारी सिविलाइजेशंस के अंदर। न केवल ये सिंधु की मैं जो बात कर रहा हूँ ये है, लेकिन इसके अलावा भी सभी प्राचीन सभ्यताओं में हार्प्स और लायर सबसे कॉमनली पाए जाते हैं। उसका एक कारण तो है कि इसका इजी कंस्ट्रक्शन, आसानी से बन सकता है इंस्ट्रूमेंट, बहुत ज़्यादा तकनीकी की ज़रूरत नहीं होती है। इसे बजाना भी बहुत डिफिकल्ट मैटर नहीं होता है। इट इज़ ईजियर टू प्ले इंस्ट्रूमेंट डिपेंडिंग ऑन द म्यूजिशियनशिप। और ज़रूरत अगर गाने के साथ बजाना है तो उसको बजाना इतना डिफिकल्ट नहीं है, और उस ज़माने में गायन वादन साथ में ज़्यादा होता था बजाय के केवल इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंसेस के। लेकिन इस बात के भी पूरे चांस हैं कि बहुत एक्सपर्ट म्यूजिशियंस भी होंगे उस जमाने में भी जो बहुत अच्छा बजाया करते होंगे बजाय कि सिंपलिस्टिक चीज़ों के।
कभी कभी हमें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि आज हमारी संस्कृति इतनी आगे बढ़ चुकी है, आज मॉडर्न ह्यूमंस हैं हम लोग, और सो वी टेंड टू समहाउ थिंक दैट वी आर मोर इंटेलिजेंट देन द प्रीवियस पीपल, द एंसेस्टर्स, या आज से 4000 साल पुराने या 2000। हम कभी कभी ऐसा हमको लगता है कि मे बी वी आर मोर इंटेलिजेंट, बट बायोलॉजिकली स्पीकिंग इट इज नॉट एट ऑल ट्रू। 4000 साल के पहले के इंसान में आज के इंसान में बायोलॉजिकली कोई डिफरेंस नहीं है। ह्यूमन एबिलिटीज में जो दिमाग की साइज, दिमाग का जो कंस्ट्रक्शन है, उसमें 4000 साल ये बहुत छोटा टाइम होता है। इवोल्यूशन ऐसे काम नहीं करती है, इस तरह से नहीं होता कि भाई 4000 साल में ऐसा डेवलपमेंट ह्यूमंस में आ गया कि हम इतने डेवलप हो गए। ये डेवलपमेंट जो दिखता है ये सब हमारी कलेक्टिव अचीवमेंट है। ये हमारा, ये एक ह्यूमन का अचीवमेंट नहीं है। आज हम जितना डेवलपमेंट देखते हैं टेक्नोलॉजी में, कंस्ट्रक्शन में, हर चीज में, ये हमारा कलेक्टिव अचीवमेंट है एज अ सोसाइटी। हमें पूरा विश्वास है कि उस जमाने में एक्सपर्ट म्यूजिशियन डेफिनेटली पाए जाते होंगे, क्योंकि क्या जरूरत अगर एक म्यूजिशियन की डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करें तो क्या जरूरत, किस चीज की जरूरत होती है? उसके लिए दो चीज चाहिए। एक तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए ऐसा जो प्लेबल हो, जिससे वॉट एवर यूजफुल साउंड निकलता हो। तो वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सिंधु सभ्यता के इतने हैं कि ऐसा प्लेबल इंस्ट्रूमेंट बनाना कोई इतना उनके लिए डिफिकल्ट काम तो नहीं था। एक्सपर्ट म्यूजिशियनशिप के लिए क्या चाहिए हमको? सिर्फ एक चीज, कि उस आर्टिस्ट का पैशन और कितना टाइम प्रैक्टिस के लिए वो दे सकता है। ये ही दो चीज है जो एक कॉमन म्यूजिशियन को एक्सपर्ट म्यूजिशियन बनाती है, कि हाउ मच टाइम यू डिवोट। बाकी तो यही ह्यूमन फैकल्टीज हैं, हमारे हाथ, अंगुलियां, जिनसे, या स्टिक हाथ में लेके बजाएंगे। तो ये सोचने का कोई रीजन मुझे नजर नहीं आता है कि उस जमाने में एक्सपर्ट म्यूजिशियन नहीं हुआ करते होंगे। डेफिनेटली होते होंगे, और उनके पास टाइम की कोई कमी नहीं थी। इनफैक्ट हमारे से ज्यादा टाइम उनके पास में था। आज हमारा टाइम एक्चुअली बहुत डिवाइडेड है। हम लोग, हमारे पास टाइम खराब करने के बहुत ज्यादा साधन आज की तारीख में है, बजाय कि उसको यूजफुल चीजों में। आज सोशल मीडिया, ये वो, कंप्यूटर्स, टेलीविजन, दिन का मेजॉरिटी ऑफ खाली टाइम हम इन चीजों पे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन उनके पास ये सब कुछ नहीं था। उनके पास एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक वॉज द प्राइम सोर्स, मोस्ट प्रोबेबली, या थिएटर होगा, बट म्यूजिक तो हमेशा ही रहेगा उसके अंदर। डांस, गाना, आप सब लोग जानते हैं कि पुराने जमाने से ही वादन, गायन, नर्तन साथ में ही होता था। जनरली उसी से संगीत शब्द की उत्पत्ति है, हम सब जानते हैं इस बात को। तो प्रैक्टिस करने के लिए बहुत टाइम था उनके पास, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उनके पास प्लेबल इंस्ट्रूमेंट भी था। म्यूजिकल अंडरस्टैंडिंग एक दूसरा सब्जेक्ट बीच में आ सकता है कि भाई म्यूजिकल अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप हुई थी। तो उस डायरेक्शन में भी हम लोगों ने देखने की बड़ी कोशिश की कि म्यूजिकल अंडरस्टैंडिंग चीज क्या है, पहली बात। और वो डेवलप उस समय तक 4000 साल पहले, 5000 साल पहले तक हुई थी या नहीं हुई थी। तो इस काम करते हुए हमने देखा कि बेसिक म्यूजिकल अंडरस्टैंडिंग तो जानवरों तक में पाई जाती है। म्यूजिकल अंडरस्टैंडिंग का मतलब है ताल की समझ और सुर की समझ, इतना ही है बस, इससे आगे तो कुछ भी नहीं है। तो ताल की समझ तो इंसानों में जब से है, जब से हम पैदा हुए हैं। अगर जिस दिन इंसान अपने ऐसा हार्ट बीट को फील करने की कोशिश की होगी, उस दिन उसको ताल समझ में आ गई होगी, और वो बहुत एक्यूरेट चलती है ताल। ऐसे आगे पीछे इतनी हार्ट अटैक में एकदम तेज हो जाएगी, वो दूसरी बात है, लेकिन वो रोज नहीं आता। तो वो मोर और लेस स्टैंडर्डाइज्ड काउंटर है रिदम के लिए। तो ये तो हम इंसान हुए उसके पहले से हमारे पास में है। दूसरी चीज है सुर, कि सुर हमारे पास में कभी आए। शास्त्रों में तमाम तरह की बातें आती हैं कि ये सुर इस जानवर की बोली से हमारे पास आया, या और इस तरह के डिस्क्रिप्शन मिलते हैं। मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि वो पोएटिक डिस्क्रिप्शन है। म्यूजिकल अंडरस्टैंडिंग की हम बात कर रहे थे कि हम लोगों में संगीत की समझ उस समय तक थी या नहीं थी। तो रिदम की समझ तो आ गई, अपनी धड़कन समझ ली तो रिदम तो पता चल गया। सुर कैसे पता चला होगा? अगर प्रैक्टिकली सोचे इस पे कि सुर कैसे पता चला होगा, तो आप लोगों ने महसूस किया होगा कि जब हम बात करते हैं, इवन जब लैंग्वेज पूरी तरह से डेवलप नहीं भी हुआ होगा,
तब भी कम्युनिकेशन को देखा जाए, जानवरों में अगर कम्युनिकेशन को देखा जाए, बिल्ली को देखिए, कुत्ते को देखिए, बिल्ली अगर किसी के घरों में होगी तो वो, मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस बात को समझेंगे कि जब वो काम है, जब वो शांत है, तो नीचे के सुर में, लोअर पिच में उसका म्याऊ आएगा। लेकिन अगर गुस्से में है चल तो बहुत हाई पिच का शाउट आएगा उसका। ये सब सारे जानवरों में देखा जाएगा, ये बहुत कॉमन है। ये सुर तो यही है, और तो कुछ सुर होता नहीं है। या तो नीचा सुर होता है या तो ऊंचा सुर होता है, और उसका इस्तेमाल भी हम इंसान बनने से पहले से करते आ रहे हैं। जब जानवर थे तब से करते आ रहे हैं, कम्युनिकेशन के लिए कर रहे हैं। अभी वो सुर को और ताल को मिलाने की देर है, तो संगीत बनेगा ना। कितना भी सिंपलिस्टिक हो, बट संगीत तो होगा, कितना भी आसान सिंपल हो। तो म्यूजिकल अंडरस्टैंडिंग भी इतनी नई चीज नहीं है, 3000 साल 4000 साल पुरानी चीज नहीं है। वो बहुत, उससे बहुत पहले से म्यूजिक ह्यूमन सोसाइटीज में रहा है। ये बात को बहुत मतलब इसके लिए बहुत आर्ग्यूमेंट की जरूरत नहीं है इस बात को समझने के लिए। ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स जो हमने अभी देखे, नंदी वीणा की हम लोग बात कर रहे हैं अभी, तो म्यूजिकल हमें ये पता चल गया है कि भाई म्यूजिकल अंडरस्टैंडिंग तो ह्यूमन की इस 4000 साल से तो पहले ही हो चुकी थी। और ये तो बहुत एडवांस ह्यूमन बींग्स हैं, ये तो शहर बसा रहे हैं, इतनी मैथमेटिक्स कर रहे हैं ये लोग तो कि 90 डिग्रीज पे इनकी तो सड़कें आपस में काटती हैं एक दूसरे को। ये तो बहुत एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स हो गई। ये तो म्यूजिक तो बहुत छोटी वाली मैथमेटिक्स है उसके सामने। 1 2 3 4 1 2 3 4 इतना ही करना पड़ता है ना। 8 तक गिनती कर लीजिए, 16 तक कर लीजिए, बस उतना ही है। उससे आगे की गणित तो नहीं करनी पड़ती अपने को। इट इज, म्यूजिक इज मैथमेटिक्स, बट इट इज वेरी इजी मैथमेटिक्स। इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। इसमें आपको कैलकुलस नहीं लगानी, अलजेब्रा या कोई टेन थीटा साइन थीटा कुछ नहीं करने का है। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल गिनती वाली मैथमेटिक्स। लेकिन ये लोग तो बहुत अच्छी वाली मैथमेटिक्स कर रहे थे। पूरा पूरा शहर अगर पहले से प्लान करके बनाना है तो आज भी करना मुश्किल है हमारे लिए। हम अगर आज भी ये कोशिश करें कि हिंदुस्तान में कितनी सिटीज ऐसी हैं जो प्लान करके बनाई गई थी, अगर आज की टाइम में अगर देखने की जाए तो शायद एक सिटी मुझे याद आती है, चंडीगढ़, विच वॉज प्लान्ड एंड मेड। उसके अलावा दूसरा कोई शहर मुझे ध्यान में नहीं आता। थोड़ा और कुम तरगनी पे बात करेंगे प्योरली म्यूजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी ये जो आप साज देख रहे हैं यहाँ सामने, ये इसमें 9 स्ट्रिंग्स हैं। इसकी स्ट्रिंग्स की एक्चुअल कैलकुलेशन कितने तार होंगे वो प्रिसाइज कैलकुलेशन अभी हमारे पास में नहीं है। अंदाजा है कि 7 से 9 तार के बीच का कुछ ना कुछ रहा होगा। 8 तार इज मोस्ट लाइकली, लेकिन 9 तार की भी बहुत पॉसिबिलिटी नजर आती है। शायद नीचे का पंचम एक तार पे या नीचे का षड्ज एक तार पे, ऐसा लगता है कि शायद होगा। लेकिन इसमें बहुत सारी वैरायटीज की भी पूरी संभावनाएं हैं। इस तरह के साज हम आज भी देखते हैं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के डिजाइन में बहुत वैरायटीज पाई जाती हैं एक ही टाइम पीरियड के अंदर, जो पैरेलल एक दूसरे के साथ चलती हैं। हम लोग अलग अलग तारों की संख्या वाले तानपुरे होते हैं, अलग अलग तार की संख्या वाले संतूर होते हैं, सब होते हैं, हर इंस्ट्रूमेंट में ऐसा होता है। रेंज जो है वो 7 से 9 तार के आसपास समझ में आती है कि 7 से 9 तार है, तो क्योंकि इसमें सुर लगाने का दूसरा कोई तरीका नहीं है इंस्ट्रूमेंट में, तार को प्लग करके ही सुर बजेगा। तो 7 से 9 सुर एट अ टाइम ये इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस कर सकता है। उसको ट्यून करने के लिए आप अगर देखें तो ट्यूनिंग पेग्स हैं ऊपर, जिनकी मदद से उन्हें ट्यून किया जाता था। ये बेसिक एक ये तरीका है ट्यूनिंग का। एक तरीका और है जो अगला डिजाइन जो इसी इंस्ट्रूमेंट का हम प्रेजेंट करेंगे उसमें दिखाया जाएगा, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिजाइन है, क्योंकि वो डिजाइन बाद में लंबे टाइम तक हिंदुस्तान में चलता रहा, और आज के ट्यूनिंग पेग्स भी उसी डिजाइन की देन है। कमाल की बात है ये। हम लोगों ने भी पहले ये ही बनाया था, यही पुराना वाला ट्यूनिंग सिस्टम है सिंधु सभ्यता का। लेकिन इसकी कमियां दिखने लगी। जब इंस्ट्रूमेंट को वापस बनाते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी सीखने को मिलती हैं जो रिसर्च से नहीं पता चल सकती, या ऐसा कोई जिसके लिए सिंधु सभ्यता की वो राइटिंग तो की डिसाइफर अभी तक हुई नहीं है, लैंग्वेज तो पता नहीं है कि वो लोग किस भाषा में बात करते थे, या जो लिखी हुई पाई जाती है उसका मतलब क्या है। क्योंकि ये प्रैक्टिकलिटी है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फिजिकल डिवाइस होती है। इट्स जैसे तो उसकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, अपना कि ये अगर ये ट्यूनिंग सिस्टम है तो ये ट्यूनिंग को कितनी देर तक होल्ड करके रखेगा, और उसके बाद में फिर वो तार ढीले होने लग जाएंगे और सुर बदल जाएंगे उसके। तो वो इसकी सब कमियां भी हमको समझ में आई कि इस ट्यूनिंग सिस्टम की कमियां क्या है। आपने जब ट्रैक सुना होगा, अभी फिर से मैं वो एक बार वीडियो चलाऊंगा, तो आप गौर करेंगे तो पता चलेगा आपको कि वो जो ट्यूनिंग लूज होती है उसकी, वो इफेक्ट आप सुन सकते हैं उसके अंदर। हमने उसको वैसा का वैसा नेचुरल दिखाया है। ये ट्यूनिंग सिस्टम किस तरह से ट्यूनिंग को
मिडल इन वाइल प्लेइंग वो सुर बदलता है उसका तार का, और उसका अपना अलग इफेक्ट है, अपनी उसकी ब्यूटी भी है, ये भी बात समझ में आई कि लेकिन वो बहुत जल्दी हिलता है सुर उसमें से, तो उन्होंने इसका रास्ता निकाला और दूसरा ट्यूनिंग सिस्टम बनाया जो आज तक चल रहा है। इट वॉज सो इफेक्टिव कि 5000 साल तक वो सिस्टम सर्वाइव कर गया। पूरे टाइम के कांस्टेंट सबूत है हमारे पास में। स्केल की बात करते हैं, म्यूजिकल स्केल्स किस तरह की हो सकती थी, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इट इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू आंसर कि इसकी ट्यूनिंग, एक्चुअल ट्यूनिंग कौन सी वाली होती थी, किस राग के सुर थे या किस थाट के सुर थे जिसमें इसको ट्यून किया जाता था। लेकिन उसका भी काफी फेयर आइडिया हमारे पास में है कि किस रेंज के आसपास वो थे। तो जो सबसे पुरानी ट्यूनिंग हमारे पास में जिंदा है आज तक, वो है सामवेद की ट्यूनिंग। सामवेद की जो स्केल है वो सबसे पुरानी स्केल है जिसके बारे में इंडिया में प्रॉपर रिकॉर्ड है। सामवेद दुनिया की सबसे पुरानी किताब है जो म्यूजिकल नोटेशन के साथ में लिखी गई थी। तो एक तो वो तरीका है। दूसरा, नंदी वीणा के केस में सबसे ज्यादा समझ में आया कि दूसरी सिविलाइजेशंस में वो लोग जाके परफॉर्म कर रहे थे। अच्छी बात यह है कि मेसोपोटामिया की लैंग्वेज समझी जा चुकी है, वहां की जो लैंग्वेज, जो लिपि है, वो पूरी तरह डिसाइफर्ड है। तो वहां से हमें स्केल्स के बारे में जानकारी मिली। फिर उसमें से हमने कॉमन स्केल्स को निकाला जो इंडिया में भी कॉमनली बाद तक कंटिन्यूड जिनका सर्वाइवल हुआ। उसमें सामवेद की स्केल दोनों जगह पाई गई, हिंदुस्तान में भी पाई गई और मेसोपोटामिया में भी पाई गई। और अभी जहां इसकी ट्यूनिंग थी इंस्ट्रूमेंट की, वो सामवेद के आसपास की ही है। लेकिन इसके अलावा दूसरी ट्यूनिंग्स, दूसरे राग होने के भी पूरी उम्मीद है। राग इन द सेंस, ये राग रागिनी सिस्टम से मत समझिएगा, ये तो बाद में आया था। राग शब्द इटसेल्फ एग्जिस्टेंस में नहीं था। लेकिन तो दूसरी तरह की जो सुरों की जमावट थी वो भी एग्जिस्टेंस में थी, ऐसा लग रहा है, जिसमें भैरवी के टाइप के सुर की स्केल है, भैरव के टाइप के, जो पुरानी, जो हमारे इंडियन सिस्टम में जो ट्रेडिशनली हम बोलते हैं कि सबसे पुरानी रागें हैं, जनरली उन रागों से रिलेटेड चीजें पाई जा रही हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि जो हमारे इतने जमाने से पूर्वज बोलते आ रहे हैं कि ये सबसे पुरानी रागें, वो वास्तव में सबसे पुरानी रागें हैं। इसका शेप, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही स्पेशल शेप का ये इंस्ट्रूमेंट है। जो बॉडी है, बुल का जो शेप है बैल का, ये इसका साउंड रेजोनेटर का काम करता है। जैसा तानपुरे में नीचे कद्दू से जो उसका बनाते हैं, सारे हर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट को, जितने भी तार के साज हैं, कोई ना कोई साउंड बॉक्स होना चाहिए। किसी एक ना एक खाली बॉक्स उसके अंदर होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हुआ। उसके बिना उस साज की आवाज जो है वो बहुत वीक रहेगी और ऑडियंस तक पहुंचेगी नहीं। और उस जमाने में तो ये माइक्रोफोन और ये सब तो कुछ फैसिलिटी अवेलेबल थी नहीं, तो इंस्ट्रूमेंट का लाउड होना बहुत इंपॉर्टेंट था। इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इंस्ट्रूमेंट मेक्स एटलीस्ट इतना लाउड कि लोग सुन सकें। तो इसका बहुत ही बड़ा साउंड बॉक्स है। सो इट मस्ट बी अ वेरी वेरी लाउड इंस्ट्रूमेंट, क्वाइट लाउड इंस्ट्रूमेंट। बहुत बड़ा साउंड बॉक्स है, दूर तक, काफी दूर तक इसकी आवाज पहुंचती होगी। इसके टोन में आपने जब बज रहा था आपने सुना होगा तानपुरे जैसा थोड़ा फील भी है, वो उसके ब्रिज की वजह से ही वो जो तानपुरे के जैसा है। अगला साज जो मैं आपसे डिस्कस अभी करना चाहता हूँ वो है कुंभ तरंगिनी। फिर से मेरा ही दिया हुआ नाम है। अलग अलग साइज के मेटल के घड़े हैं जिनसे ये इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है। इसकी जो जमावट है उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि छोटे से बड़े में उनको जमाया है सुरों के हिसाब से। ब्रॉन्ज और कॉपर के पॉट्स इंडस सिविलाइजेशन में बहुत जनरली पाए जाते हैं, बहुत पाए गए हैं। इनफैक्ट कई बार ऐसा कई जगहों पे वो इस तरह से पाए गए हैं जिसको देख के ऐसा लगता है कि ये शायद किचन की यूज की चीज नहीं थी। बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने पहले इस बारे में बात किया है कि कई सिंधु संस्कृति के जब खुदाई की गई जगहों पे, तो कई सारी जगहों पे वो पॉट्स ऐसी सिचुएशन में पाए गए जहां उनका किचन से रिलेटेड होना डिफिकल्ट नजर आता है। जिस तरह से उनको रखा गया था, जिस तरह से उनकी इकट्ठे किए गए थे। तो पहले भी आर्कियोलॉजिस्ट ने इस बारे में बात की है कि हो सकता है इन घड़ों का कोई और इस्तेमाल रहा हो, बजाय कि रोजमर्रा के रसोई में काम आने वाले बर्तन की बजाय। तो
और हमारी रिसर्च में ये इसका उपयोग सामने आया कि ये म्यूजिकल यूज में काम आ रहे थे। और कमाल की बात यह है कि इनको जरूरत पड़ने पर घर में पानी भरने के लिए भी काम ले सकते हैं। मल्टी एक्चुअली मेरा सोचना यह है कि ये मल्टी यूज होने वाली चीज हुआ करती थी घरों में। आज भी ऐसा देखा गया है। आज भी पंजाब में गागर नाम से ये इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है। उसमें मल्टीपल पॉट्स आजकल नहीं देखे जाते बजाते हुए बजते हुए, बट अभी बहुत ऑप्शन है। उस जमाने में ऑप्शन नहीं थे मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा। एक बांसुरी हो गई, एक या दो तीन तार के इंस्ट्रूमेंट है, ज्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो लोगों ने कई तरीके अवेलेबल चीजों में से निकाले होंगे डेफिनेटली कि क्या अवेलेबल सामान है उसमें से क्या किया जा सकता है। तो आज भी पंजाब में कुछ पर्टिकुलर फोक स्टाइल्स में गागर बोल के मेटल के पॉट्स यूज होते हैं, और जब म्यूजिक नहीं बजा रहे होते हैं तब वो पानी भरते हैं उसी में। तो मुझे भी ये ट्रेडिशन मुझे सिंधु संस्कृति से कंटिन्यू होता हुआ नजर आता है कि इसको वो म्यूजिकली भी यूज कर रहे थे और वो उसको अपने रोजमर्रा के लिए भी यूज कर रहे थे। नाउ नंबर ऑफ पॉट्स डिफाइन करना बहुत मुश्किल है इसमें कि एग्जैक्ट क्या नंबर, ये तो उस म्यूजिशियन के पास क्या अवेलेबल है उससे काम चलाएगा वो, कि उसके पास अवेलेबिलिटी कितनी है। अगर रिचर म्यूजिशियन है, एलिट क्लास से बिलोंग करता है, ही मे हैव लॉट ऑफ पॉट्स। उसके पास एक्सेस भी होगा जो मेटल का काम करने वाले लोग हैं, जिनके साथ वो बैठ के अपनी मर्जी के हिसाब के और जितने चाहिए उतने शायद बनवा लेते होंगे। लेकिन जो उतने संपन्न संगीतकार नहीं रहे होंगे तो हो सकता है वो एक ही पॉट से काम चलाते होंगे या मल्टीपल। और घड़े का म्यूजिकल यूज हमारे हिंदुस्तान में सब जगह किसी न किसी फॉर्म में हमेशा से देखा गया है, पाया गया है। मिट्टी का घड़ा बाद में ज्यादा इस्तेमाल होने लगा बजाय कि मेटल के। उसके दूसरे रीजन है, बहुत सारे कारण है। घट तरंग आज भी बजाया जाता है, आप सब लोगों ने देखा होगा, और उसमें इसी तरह से अलग अलग सुरों के जो घड़े होते हैं मिट्टी के, उनको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसकी जो साउंड में जो बात है वो मिट्टी के घड़े में नहीं आ सकती है। इसमें जो सस्टेन साउंड को मिलता है, जो आस जिसको हम बोलते हैं, देर तक साउंड टिकती है इसकी, और सुर, क्लियर सुर पता चलता है इसमें, साफ साफ सुर समझ में आता है कि उसका सुर क्या है। इसका जो ये आप जो स्टैंड देख रहे हैं, इसके लिए भी कई प्रकार की वैरायटीज होने की उम्मीद है। हो सकता है कुछ लोग खड़े होकर बजाते होंगे, हो सकता है कुछ लोग बैठ के बजाते होंगे। ये प्रैक्टिकल इश्यूज हैं जो अलग अलग म्यूजिशियन अपने अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। आज तक हम आज भी देखते हैं कि अलग अलग म्यूजिशियन का इंस्ट्रूमेंट को रखने का, बजाने का, उसका अरेंजमेंट अगर कुछ उसमें इन्वॉल्व है तो वो बनाने के तरीके सबके अपने अपने तरीके होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक सिंगल स्टैंडर्ड वे हो जिसमें सब चीज होती है। ऐसे कई प्रकार के सेटअप बनाए जा सकते हैं जो पैरेलली एग्जिस्टेंस में रहे होंगे उस टाइम में, बजाय कि सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर सिस्टम के। यहाँ मैंने कुछ 7 मेरे ख्याल से मैंने पॉट्स इस्तेमाल किए हैं इस पर्टिकुलर वर्जन को बनाने में, जिसकी भी पूरी उम्मीद है कि ऐसा भी हो, क्योंकि 7 सुर की स्केल से वो लोग मोर और लेस, जहां तक समझ में आता है, वो परिचित थे कि 7 सुर के आसपास की स्केल जरूर उनके पास में रही होगी। कुछ कभी ये डाउट भी कुछ लोगों ने मुझे डिस्कस किया कि ऋग्वेद, जो कि सामवेद से ज्यादा पुराना है और जिसमें 3 ही सुर की स्केल है, और तो सिंधु संस्कृति तो ऋग्वेद से भी पुरानी कही जाती है, तो ऋग्वेद तो 3 ही सुर हैं, सिंधु संस्कृति में 7 सुर कैसे हो सकते हैं? तो ये थॉट प्रोसेस कुछ करेक्ट नहीं है एक्चुअली। अगर आप गौर करें तो ऋग्वेद उस जमाने का एक कॉम्पोजिशन है, इट इज वन ऑफ द कॉम्पोजिशन। और अगर कोई एक कॉम्पोजिशन अगर 3 सुरों में बनाया गया है, जिसके अंडरस्टैंडेबल रीजन है, बहुत सारे कारण है कि वो क्यों इतना सिंपल शायद उन्होंने रखा होगा, क्योंकि वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को याद हो जाए, वो जल्दी से सीखें, जल्दी से वो आगे बढ़े, और उनके लिए जरूरी था उस नॉलेज को प्रिजर्व करना, उसको म्यूजिकली रिच बनाना रीजन नहीं था कि भाई बहुत अच्छा एलोबरेट कोई कॉम्पोजिशन दिखाना है, कोई म्यूजिकल उनको एक्सीलेंस उसमें शो करनी है। उसका पर्पस था इजी कॉम्पोजिशन बनाना जो लोगों को याद रहे, क्योंकि टेक्स्ट को सरवाइव करवाना है। जो मंत्र हैं, जो उसके ऋचाएं हैं वेद की, उनको सरवाइव करवाना है,
बजाय कि वो कॉम्पोजिशन इटसेल्फ की वैल्यू उसमें बहुत है नहीं। तो 3 सुर रखने के पीछे तो बहुत सारे कारण एक कॉम्पोजिशन के हो सकते हैं, लेकिन एक कॉम्पोजिशन 3 सुरों में है, इसके लिए पूरी सिविलाइजेशन का म्यूजिक 3 सुर में था ऐसा बोलना लॉजिकल नहीं है। उससे पूरी सिविलाइजेशन की म्यूजिकल अंडरस्टैंडिंग को नहीं नापा जा सकता है। बट उसके तुरंत बाद कुछ ही बहुत नजदीक में सामवेद का क्रिएशन हुआ है, जो फुल्ली डेवलप्ड 7 नोट्स की स्केल को यूज करता है। म्यूजिकल स्केल्स का सर्वाइवल और उसका बनना छोटा प्रोसेस नहीं होता है। ये 100 साल 200 साल की चीज नहीं होती, ये सैकड़ों साल का प्रोसेस में वो स्केल डेवलप होती है, फिर वो सैकड़ों हजारों साल तक भी सरवाइव करती है। हम आज तक भी देख रहे हैं कि सामवेद की स्केल आज भी गाई, हमारे क्लासिकल म्यूजिक का भी पार्ट है वो, काफी थाट के नोट्स के आसपास। तो वो तो 3000 साल तो यही सामवेद को भी हो गए। अकॉर्डिंग टू फ्यू एक्सपर्ट्स, बहुत लोग बोल रहे हैं और पुराना है, और लोग बोल रहे हैं और भी पुराना है। ये पॉसिबल नहीं लगता है कि एक टाइम में 3 सुर ही थे, अचानक से उसके 200 साल बाद 7 सुर डेवलप हो गए। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नजर नहीं आता है। जो प्रैक्टिकल बात नजर आती है वो यही है कि 7 सुर के आसपास की स्केल्स एग्जिस्टेंस में थी, और जो मेसोपोटामिया से हमको रिटन प्रूफ मिले हैं वो 7 सुर की स्केल को ही बताते हैं। 3 सुर 2 सुर की बात वो नहीं करते हैं। वो जो मेसोपोटामिया से मिले हुए सबूत हैं वो इंडस वैली के टाइम के आसपास के हैं, तो ऋग्वेद से पहले के हैं, ऋग्वेद के बाद के नहीं है वो। तो कुंभ तरंगिनी में लेकिन नंबर ऑफ जो सुरों का नंबर है उसमें पूरी लिबर्टी है। म्यूजिशियन को लिबर्टी थी कि वो अपनी मर्जी के चूज करता। इसकी जो ट्यूनिंग है वो तो एक बार जो बन गई वो बनने वाली है, इसमें ना तो इसको फिर से रीट्यून किया जा सकता है, ना कोई कुछ चेंजेस की गुंजाइश नहीं है इसमें। थोड़ा बहुत 19-20 भी सुर लग रहा है तो 19-20 ही लगने वाला है, वो ठीक नहीं होने वाला है। लेकिन मेटल की एक बड़ी खास बात होती है कि मेटल का जो साउंड होता है वो बहुत हार्मोनिकली रिच होता है। इट इज अ वेरी रिच साउंड। मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में ये देखा, ये और वो इंस्ट्रूमेंट के बनने के बाद मुझे समझ में आया कि अगर कुछ पॉट्स सुर में नहीं भी है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर म्यूजिशियन उसको थोड़ा भी ठीक ठाक बजा रहा है तो इट डजेंट मैटर, उसकी वो टोन का ब्यूटी इतना अच्छा है मेटल के साउंड का, जो सुर स्केल के बाहर के भी लग रहे होते हैं तो वो खराब नहीं लगते। ऐसा प्रैक्टिकली बनाने के बाद हमको समझ में आया कि नॉट नेसेसरीली कि ये इंस्ट्रूमेंट हमेशा ही सबके पास वेरी प्रॉपरली स्केल्ड ट्यून्ड पॉट्स ही होने चाहिए, ऐसी जरूरत महसूस नहीं होती है। थोड़ा बहुत 19-20 दैट मेक्स एग्जिस्टेंस ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इवन स्ट्रॉन्गर, क्योंकि कॉम्प्लिकेसी कम होती हुई नजर आ रही है। पहले हम लोगों ने सोचा था कि अरे ये तो इसको एकदम बराबर सुर के बजने वाले पॉट्स बनाने पड़ेंगे, तो कॉम्प्लिकेसी बढ़ जाती है बनाने में। देन इंस्ट्रूमेंट की एग्जिस्टेंस वीक होती है उससे, जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा बनाना उसको वो डिफिकल्ट होता जाएगा। लेकिन बाद में समझ में आया कि वो 19-20 है तब भी फर्क नहीं पड़ रहा है, इतना वो डिस्टर्बिंग नहीं लगता, वो इतना बेसुरा नजर नहीं आ रहा है। और एक ही पॉट में कई कई सुर भी निकलते हैं, ये भी हमने देखा कि अलग अलग पार्ट्स डिपेंडिंग ऑन जो उसका शेप है और जो बनावट है, वो कई बार एक ही पॉट 2-2 3-3 सुर भी दिखाता है, आसपास के भी होते हैं, आसपास के सुर भी दिखाता है वो। ये भी प्रॉपर्टी बनाने के बाद हमको जरा समझ में आई कि एक ही पॉट के अंदर मल्टीपल सुर भी डाले जा सकते हैं। जैसा कि एक स्टील ड्रम नाम का इंस्ट्रूमेंट बाहर के देशों में पाया जाता है, अगर आपने देखा हो तो वो एक ही बड़ा मेटेलिक पॉट होता है जिसको अलग अलग बैंड डालते हैं उसके अंदर, वो मार के हथौड़े से मार मार के मोड़ उसमें मोच लेके आते हैं जानबूझ के, और वो हर मोच अलग सुर पैदा करती है। तो वैसा वैसा फिनोमेना यहाँ पे भी देखा गया कि एक ही इंस्ट्रूमेंट एक ही पॉट मल्टीपल सुर भी प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन उस डायरेक्शन में आगे रिसर्च बाकी है कि हिंदू संस्कृति में एक्चुअली वो हो रहा था या नहीं हो रहा था, इस बारे में कुछ भी बोलना अभी फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं है।